अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स, और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने स्टेटमेंट और तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, रीड भी करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इन पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड स्टेट द रूल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नीचे लिखे हुए सीक्वेंसेस की अगली 4 टर्म्स निकाल कर दिखाएं। यानी ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट सीक्वेंस आपको लिख के दे दिए गए हैं। आपने इन सारे सीक्वेंसेस की अगली 4 टर्म्स लिख के दिखानी है एंड स्टेट द रूल। और इन सीक्वेंसेस के अंदर जो रूल फॉलो हो रहा है, जो रूल मौजूद है, उसको स्टेट भी करके दिखाना है, उसको लिख के भी दिखाना है। यानी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि नीचे लिखे हुए जो सीक्वेंसेस हैं ए से लेके डी तक आपको 4 डिफरेंट सीक्वेंस लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आपने हर सीक्वेंस की अगली 4 टर्म्स निकाल कर दिखानी है और जो रूल इन सीक्वेंस के अंदर फॉलो हो रहा होगा, जो पैटर्न या रूल इनके अंदर मौजूद होगा, आपने उन रूल्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेट भी करके दिखाना है, लिख के भी दिखाना है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने पहले समझने लिए ताकि आपको ये पार्ट्स करना और भी आसान हो जाए। पहले तो ये चीजें सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो जब भी कोई टर्म्स कोई खास पैटर्न या कोई खास रूल फॉलो कर रही होती हैं तो हम उन टर्म्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 2, 4, 6, 8, और इसके आगे डॉट डॉट डॉट, यानी ये इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो अगर आप देखें जो कॉमास के जरिए सेपरेट करके मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये टर्म्स हैं। जैसे कॉमा से पहले आप देखें 2 है तो ये आपकी पहली टर्म है, टर्म नंबर 1 इसको बोला करेंगे। इसके बाद आप देखें ये 4 है, इसको टर्म नंबर 2 बोला करेंगे। अक्सर T2 से भी रिप्रेजेंट किया करेंगे, यानी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। ये टर्म नंबर 1 है यानी पहली टर्म, ये टर्म नंबर 2 है दूसरी टर्म, और इसी तरीके से आगे चलेगी। इसके बाद तीसरी टर्म 6 है और चौथी टर्म 8 है। अब हमने देखना है कि क्या ये टर्म्स कोई खास पैटर्न या कोई खास रूल फॉलो कर रही हैं, तभी हम इनको सीक्वेंस बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मौजूद है। आप नोटिस करें जो पहली टर्म है, अगर आप इसमें 2 ऐड करते हैं तो आपको अगली टर्म 4 मिल जाती है, क्योंकि 2 + 2 कितना होता है 4। और अगेन आप 4 में फिर 2 ऐड करें तो आपको अगली टर्म 6 मिल जाती है, और 6 में आप अगेन 2 ऐड करें तो आपको अगली टर्म फिर 8 मिल जाती है। इसका मतलब है इस सीक्वेंस के अंदर एक पैटर्न मौजूद है कि हर पिछली टर्म में अगर 2 ऐड किया जाए तो आपको अगली टर्म मिल जाती है। तो इसका मतलब ये टर्म्स कोई पैटर्न फॉलो कर रही हैं, कोई रूल फॉलो कर रही हैं, इसलिए इन टर्म्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस के अंदर कुछ प्लस या माइनस करने से ही चीजें बन रही हो। हर सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है किसी सीक्वेंस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े हर टर्म को, हो सकता है किसी सीक्वेंस में आपको माइनस करना पड़े अगली टर्म हासिल करने के लिए, और भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। लेकिन यहां पे जस्ट समझाने का ये मकसद है कि जब भी कोई टर्म्स कोई खास पैटर्न या रूल फॉलो करते हैं हम उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये एक बेसिकली सीक्वेंस है, और इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि आपको हर पिछली टर्म में 2 ऐड करना पड़ रहा है तभी आपको अगली टर्म मिलेगी। तो उम्मीद है आपको रूल भी समझ आ गया किसे बोलते हैं, सीक्वेंस भी समझ आ गया, और टर्म्स भी समझ आ गया किसको बोलते हैं। ये सारी की सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, पहली टर्म 2, दूसरी टर्म 4, तीसरी टर्म 6 और चौथी टर्म 8। तो यहां तक स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इन पार्ट्स की तरफ। तो आप देखिए इन चारों पार्ट्स में डिफरेंट सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस की आपने अगली 4 टर्म्स निकालकर दिखानी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो अब मैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए को ऊपर से नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। तो पार्ट नंबर ए में जो सीक्वेंस गिवन है उसकी तमाम टर्म्स को मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। पहली टर्म 7 है, दूसरी टर्म यानी सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म इस सीक्वेंस की 19 है, फोर्थ टर्म इसकी 25 है, और फिफ्थ टर्म 31 है। और 31 से अगली 4 टर्म्स चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। तो यहां तक तो फिफ्थ टर्म हो जाती हैं। तो फिफ्थ टर्म से अगली 4 टर्म्स कौन सी होंगी, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म और 9th टर्म। मैंने इनकी जगह पे लाइंस लगा दी हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। आप लाइंस ना भी लगाएं, कोई और डिफरेंट चीज से रिप्रेजेंट कर पाएं वो भी ठीक है। जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 4 लाइंस लगा दी हैं, और इनमें कोई भी आप देख लें टर्म्स नहीं लिखी हुई, जिसका मतलब है ये 4 टर्म्स आपने 31 के बाद जो कि 6th, 7th, 8th और 9th टर्म बनती है, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। क्योंकि ये सीक्वेंस है तो इसी तरीके से आगे चल रहा है, तो मैं आगे कॉमा डाल के 3 डॉट्स भी लगा देता हूँ, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब आपने जब भी किसी सीक्वेंस का पैटर्न ढूंढना हो
या रूल ढूंढना हो तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, क्योंकि सीक्वेंस की टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे सीक्वेंस की टाइप्स होती हैं, जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है, किसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, किसी को हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं, जो अभी हमारे इस कोर्स का पार्ट भी नहीं है, लेकिन आपको बताने का ये मकसद है कि सीक्वेंस की बहुत सारी टाइप्स मौजूद होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस मेथड से किसी एक सीक्वेंस को सॉल्व किया है या उसका पैटर्न या रूल तलाश किया है तो आपको हर सीक्वेंस में वही पैटर्न और वही रूल नजर आए और वही मेथड से आपको उसकी टर्म्स का पता चल जाए। कुछ कॉमन स्ट्रेटेजी जरूर है जो हम कुछ सीक्वेंस पे अप्लाई करते हैं, और कुछ खास किस्म के सीक्वेंस जो हैं उन स्ट्रेटेजीज की मदद से आपको अगली 4 टर्म्स निकालने में मदद करते हैं। तो हमने कॉमन स्ट्रेटेजी जरूर देखनी है, लेकिन इस चीज को माइंड में रखना है कि हर सीक्वेंस के लिए सेम रूल अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अब इस सीक्वेंस को हम किस तरह क्रैक करेंगे, इसका पैटर्न किस तरह ढूंढेंगे। तो आप देखें इस सीक्वेंस की जो जितनी भी अगली टर्म्स है ना वो पिछली टर्म से बड़ी हैं। आप देखें पहली टर्म 7 थी, उसके बाद बढ़ के 13 हो गई सेकंड टर्म से बढ़ के थर्ड टर्म 19 हो गई, और इस तरह बढ़ती गई और कहां तक पहुंच चुके हैं, 31 तक पहुंच चुके हैं। यानी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की हर जो है अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। तो ऐसे सीक्वेंस के अंदर अक्सर औकात किसी खास नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करके पिछली टर्म में अगली टर्म्स मिल सकती हैं, और वही उसका पैटर्न बताती हैं, और उसी पैटर्न को आप फाइंड आउट करते हुए इस 31 से अगली 4 टर्म्स निकाल पाते हैं। तो हम इस चीज को ढूंढने के लिए एक खास अप्रोच यूज करते हैं जिसको कहते हैं डिफरेंस निकालने वाली अप्रोच। यानी हम इनका डिफरेंस पहले कैलकुलेट करते हैं कि देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या क्या है। हो सकता है डिफरेंस की मदद से आपको इसका पैटर्न पता चल जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने हर सीक्वेंस में ये चीज जरूर चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें डिफरेंस वाली अप्रोच वर्क कर रही हुई तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, अगर नहीं कर रही होंगी तो जाहिर बात है आपको डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आपने हर अगली टर्म में से ना पिछली टर्म माइनस करनी होती है। जैसे आप देखिए ये पहली टर्म 7 है और इससे अगली टर्म 13 है, तो आपने 13 में से 7 को माइनस करके देखना है। तो अगर आप 13 माइनस 7 करें तो आपको पता है 13 माइनस 7 कितना होता है, वो होता है 6। ओके, अब इसी तरह कम से कम 2 से 3 डिफरेंस आपने निकालने हैं। अब 13 से भी अगली टर्म देखेंगे, 13 से अगली टर्म क्या है, 19। अब इस अगली टर्म में से पिछली टर्म जो कि 13 बनती है उसको माइनस करेंगे। तो अगर आप देखें 19 में से भी 13 माइनस किया जाए तो 6 ही आता है, अगेन सेम नंबर आ रहा है। अब एक बार और करके देखते हैं, तो 19 तक तो पहुंच चुके हैं, इससे भी अगली टर्म क्या है, 25। अब 25 में से 19 माइनस करके देखते हैं, तो 25 में से अगर 19 माइनस करें तो अगेन 6 आ रहा है। तो जब भी आपको हर अगली टर्म को पिछली टर्म में से अगर आप माइनस करेंगे, यानी हर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे और आपको सेम नंबर मिले, तो इन सेम नंबर्स को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी वैसे डिफरेंस निकालना होता है, और जब ये डिफरेंस सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब हर 2 टर्म्स के दरमियान एक जैसा गैप है, एक जैसा डिफरेंस है। और जब भी आपके सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद हो तो ये सीक्वेंस सबसे आसान सीक्वेंस होता है, इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। और इसकी सीक्वेंस की हर अगली टर्म को आप उसी कॉमन डिफरेंस को पिछली टर्म में ऐड करके निकाल सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस 6 मौजूद है, इसका मतलब है आप हर पिछली टर्म में 6 ही ऐड करेंगे ना तो आपको अगली टर्म मिल रही होगी। इसकी वर्किंग भी मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे पहली टर्म 7 है, अगर आप 7 में 6 ऐड करें तो आपको क्या मिलेगी, अगली टर्म 13। देखें यहाँ पे 13 लिखी हुई है। अब आप 13 में भी 6 ऐड करें तो देखिए फिर आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी 19। देखिए 19 लिखी हुई है। 19 में भी 6 ऐड करें तो आपको क्या मिलेगी, उससे भी अगली टर्म जो कि 25 है, यहाँ पे लिखी हुई है। 25 में भी आप 6 ऐड करें तो आपको नेक्स्ट टर्म कितनी मिलेगी, 31। देखें यहाँ पे लिखी हुई है। और 31 से अगली जो 4 टर्म्स है वो तो हमें चाहिए, इसका मतलब 31 पे स्टॉप हुए तो 31 में भी अगेन ये कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो आपको क्या मिलेगी, नेक्स्ट टर्म 37। यानी ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर आप 37 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको 37 आ गई, 37 में भी आप क्या ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें। तो 37 + 6 कितना होता है, वो होता है 43। यानी आपको इससे अगली टर्म यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ 43 मिल जाएगी। अब आप इस 43 में भी सेम कॉमन डिफरेंस जो कि 6 है वो ऐड कर दें। तो 43 में आप 6 ऐड करेंगे आपको 49 मिल जाएगी, यानी आपको ये वाली टर्म भी मिल गई। और इसी 49 में अब आप अगेन 6 ऐड कर दे तो आपको लास्ट टर्म जो कि हमारी 4 टर्म्स निकालनी थी, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ ये लास्ट टर्म बनती है। तो 49 + 6 कितनी होती है, 55। तो आपको ये वाली टर्म भी मिल जाएगी। तो जब भी आपके सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस अवेलेबल होगा तो आपने उसी कॉमन डिफरेंस को हर पिछली टर्म में ऐड करते जाना है, आपको अगली टर्म मिलती जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको ये अगली जो 4 टर्म्स थी वो फाइंड आउट करके दिखा दी हैं। तो इसका रूल भी पता चल गया। इसका यही रूल है कि इसमें हर टर्म में 6 ऐड करना पड़ता है अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका मैं रूल लिखने लगा हूं, जो उन्होंने कहा था आपने इसका रूल लिखना है और 4 टर्म्स भी बतानी है। तो 4 टर्म्स ऊपर भी बता चुका हूं, रूल में भी आपने बतानी है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि हर पिछली टर्म में 6 ऐड करने से अगली टर्म मिल रही है। यही इसका रूल है, यही इसका पैटर्न है। तो आप यहां पे लिखें ऐड करना है क्या, 6 टू ईच
टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, और आगे आप ये भी लिख देंगे कि जो 4 टर्म्स आपने निकाली हैं, और द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, वो कौन कौन सी है, वो है 37, 43, 49 और 45। तो उनको आप कॉमर्स के साथ लिख दें, 37, ठीक है, 43, 37, 43, 49 और 55। तो देखिए मैंने रूल भी बता दिया। रूल क्या है कि आपको 6 ऐड करना है हर टर्म में, ताकि आपको अगली टर्म मिल सके, और अगली 4 टर्म्स भी बता दी कि नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या है, 37, 43, 49 और 55। तो ये इस ए पार्ट का आंसर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूं बी पार्ट। तो अब बी पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में जो सीक्वेंस ऊपर लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, इसको भी मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। तो बी पार्ट में जो सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म -4 है, सेकेंड टर्म -1 है, और थर्ड टर्म इसकी 2 है, फोर्थ टर्म इसकी 5 है, और फिफ्थ टर्म इसकी 8 है। और इस फिफ्थ टर्म से अगली 4 टर्म्स निकालनी है, जिनको मैं लाइंस के जरिए प्रेजेंट कर लेता हूं। यानी 6 टर्म निकालनी है, 7 टर्म निकालनी है, 8 टर्म निकालनी है, और 9th टर्म आपने निकाल कर दिखानी है, और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब आप देखें कि अगेन जिस तरह ए पार्ट में मैंने आपको बताया कि हर सीक्वेंस में डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट रूल मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं कि एक स्ट्रेटेजी सबके लिए वर्क करे, कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज हमारे पास मौजूद है जो हम अपने सीक्वेंस पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो वर्कआउट कर जाए तो उसी से हमें जो है अपनी टर्म्स पता चल जाती हैं, अगर वो वर्कआउट ना करे तो हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ती है। तो इस सीक्वेंस में भी पिछले सीक्वेंस की तरह सबसे पहले मैं डिफरेंस वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करूंगा, यानी मैं इन टर्म्स का डिफरेंस निकाल कर देखूंगा। अगर इनमें कॉमन डिफरेंस मौजूद हुआ तो मैं फिर आसानी से बता पाऊंगा कि इनकी अगली 4 टर्म्स क्या होनी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस का निकालने का आपको मैंने तरीका बता दिया है कि आपने हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। अब ये सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखें इसकी पहली 2 टर्म्स नेगेटिव थी और फिर पॉजिटिव भी होती गई हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। तो ये भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हो सकता है इसमें कुछ ऐड करने से अगली टर्म जो है बन रही हो, और वही चीज़ हमने ढूंढनी है, वही पैटर्न हमने ढूंढना है। तो आप पहले इनका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस का तरीका क्या है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें। तो पहली टर्म ये, उसकी अगली टर्म -1 है, यानी आप -1 में से माइनस करें -4 को। आप लिखेंगे -1 में से माइनस करें -4 को। -4 के गिर्द आपको राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि 2 साइंस आगे पीछे इस तरह आ गए हैं। इसको सॉल्व कर लें तो -1 वैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, तो +4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, और साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा, यानी 4 का ही आना था, वो प्लस है तो ये +3 आया। ओके, अब -1 तक पहुंच गए। -1 से अगली टर्म देखें वो क्या है, वो है 2। अब इस अगली टर्म 2 में से पिछली टर्म -1 को माइनस करें। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अगली टर्म 2, इसमें से माइनस कर दें उससे भी पिछली टर्म जो कि कितनी है -1। इसको भी सॉल्व कर लें। 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आगे 1 वैसे ही, और 2 + 1 कितना होता है 3। देखिए अगेन 3 मिल रहा है। अब 2 तक पहुंच चुके हैं। 2 से अगली टर्म 5 है। अब अगली टर्म 5 में से पिछली टर्म 2 को माइनस करें, यानी 5 - 2 करेंगे। तो 5 - 2 तो बड़ा आसान है, वो भी कितना होता है 3। तो आप नोटिस करें अगेन आपके सीक्वेंस में सारे डिफरेंस सेम रह रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगेन आप लिख सकते हैं कि इन सीक्वेंस का भी जो कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है, जो कि है 3। कॉमन डिफरेंस का मतलब जो सारी टर्म्स का जब भी आप डिफरेंस निकालें तो एक जैसा नंबर मिले। तो आप देखें आपको 3 3 3 मिल रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद हो, यानी हर अगली टर्म में से जब आप पिछली टर्म माइनस कर रहे हो और आपको सेम नंबर मिल रहा हो, ऐसे सीक्वेंस का नाम होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये बेसिकली एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का मैं आपको बता ही चुका हूं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के केस में, यानी ऐसे केस में जब आपका कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा हो, आपको वही कॉमन डिफरेंस ऐड करके पिछली टर्म में आप अगली टर्म हासिल कर सकते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका मतलब है हर पिछली टर्म में अगर आप 3 ऐड करते जाएंगे तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो इसकी वर्किंग यहां पर भी करता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी पहली टर्म -4 है। तो ये सारी इसकी वर्किंग है। ये आप ना भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि हमने एट द एंड लिखना तो रूल ही है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं, सोल्यूशन में इंक्लूड कर लेते हैं, तो चीजें और भी अच्छी हो जाएंगी। तो पहली टर्म -4 है, आप इसमें 3 कॉमन डिफरेंस ऐड करके देखें तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, -4 में से 3 माइनस करेंगे आपके पास 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए आपको -1 मिल रही है अगली टर्म। अब -1 तक पहुंच गए, -1 में अगेन 3 ऐड करें। तो यहाँ पे लिखे -1 में अगेन 3 ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 3 - 1 2 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का 3 का वो पॉजिटिव है तो देखिए +2 आएगा। तो 2 तक पहुंच गए। 2 में आप अगेन देखें आपको क्या ऐड करना है,
ये कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है, तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो आपको अगेन देखें अगली टर्म मिल गई 5, यानी बिल्कुल पैटर्न ठीक चल रहा है। और अब 5 तक पहुंच गए तो 5 में आप अगेन कितना ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 3, तो 5 + 3 कितना होता है 8। तो देखिए आपको अगली टर्म भी मिल गई है। इसका मतलब बिल्कुल सही वर्कआउट कर रहा है। अब आपने 8 तक पहुंच गए तो 8 में भी 3 करें ऐड, ताकि आपको जो 4 टर्म्स मिसिंग है उसमें से पहली टर्म मिल सके। तो अब मैं यहाँ पे 8 में क्या ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा, और 8 + 3 कितना होता है 11। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 11, यानी यहाँ पे 11 टर्म होनी चाहिए। अब 11 तक पहुंच गए तो 11 में अगेन आप 3 ऐड करेंगे, तो 11 + 3 कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 14, यानी आपको अगली टर्म भी पता चल गई। आप यहाँ पे 14 लिख दें। 14 तक पहुंच गए तो 14 में भी अगेन कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करें, तो 14 + 3 कितनी होती है 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, यानी ये वाली भी टर्म पता चल गई। जस्ट एक रह गई, तो ये भी आपको 3 ऐड करने से पता चलेगी। तो 17 + 3 कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। तो ये आपको चौथी टर्म जो मिसिंग थी वो भी पता चल गई, यानी चारों टर्म्स आपने निकाल ली। और यही कॉमन डिफरेंस की मदद से आप रूल बता सकते हैं। तो रूल क्या पता चला कि यही नंबर आपको ऐड करके अगली टर्म देगा, यानी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा हर टर्म में अगली टर्म हासिल करने के लिए। ये इसका रूल है। तो अब हम यहाँ पे इसका रूल मेंशन कर देते हैं, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका रूल क्या है कि ऐड 3 टू ईच टर्म, हर टर्म में ऐड 3 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। आपको 3 को ऐड करना है, जिस तरह भी समझाया भी, करके भी दिखाया है, ताकि आपको अगली टर्म मिल सके। और अगली 4 टर्म्स भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और आप लिख देंगे दी नेक्स्ट 4 टर्म्स, दी नेक्स्ट 4 टर्म्स आर। वो कौन कौन सी है 4 टर्म्स, तो वो आपने यहाँ से निकालना शुरू करी है। पहली 11 है, दूसरी 14, तीसरी 17, चौथी 20। यहाँ पे ऊपर लिखी भी है 11, 14, 17 और 20। तो इन्हीं को आप लिख दें कि नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं, 11, 14, 17 और 20। तो यही रूल इसका आंसर है, और इसमें मैंने 4 टर्म्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये बी पार्ट भी समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं सी पार्ट को स्टार्ट। तो सी पार्ट में जो ऊपर सीक्वेंस गिवन है इसको भी मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। तो सी पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है उसकी पहली टर्म 60 है, कॉमा के बाद दूसरी टर्म उसकी 67 है, तीसरी टर्म उसकी 74 है, चौथी टर्म 81 है, और पांचवी टर्म 88 है। और 88 के बाद वाली 4 टर्म्स आपको चाहिए, यानी छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं टर्म्स आपको चाहिए। तो उनकी जगह पे मैं इस तरह की लाइंस लगा रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी ये पैटर्न इसी तरह, ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे फॉलो हो रहा है। तो जिस तरह आपको बताता आ रहा हूँ कि हर सीक्वेंस को पहचानने के डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड जो है आपको हर सीक्वेंस पे लगता हुआ नजर आए। कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज मौजूद हैं जो क्या फॉलो किया करेंगे, और अगर वो उन कॉमन स्ट्रेटेजी से काम चल जाएगा तो उसी से हमारी टर्म्स पता चल जाएंगी। अगर नहीं चलेगा तो फिर कोई और स्ट्रेटेजी भी उस पर अप्लाई हो सकती है। तो आप इस सीक्वेंस में भी देखें, ये भी एक तरह का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। पहली टर्म 60 थी, वो बढ़ के 67 हो गई, फिर बढ़ के 74 हो गई, फिर अगली टर्म बढ़ के 81 हो गई, और एट द एंड 88 हो गई। तो जब भी कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस आता है, ऐसी सीक्वेंस आता है जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो, इसमें अक्सर औकात कोई चीज़ ऐड करके या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके अगली टर्म मिल रही होती है। तो हमने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, वो हम इन पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर उन्हीं से हमें हेल्प मिल गई तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारी अगली 4 टर्म्स क्या होंगी। तो पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि आप इनका डिफरेंस निकाल कर दिखें, और डिफरेंस निकालने का तरीका बता चुका हूं। डिफरेंस निकालने का तरीका है हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें। तो पहली टर्म 60 है, उससे अगली टर्म 67 है, तो 67 में से माइनस करें 60। तो देखें 67 माइनस 60 कितना होता है 7। ओके, इस तरह कम से कम 3 दफ़ा करके देखें। अब 67 तक पहुंच चुके थे, 67 से अगली टर्म देखें वो कितनी है 74। अब अगली टर्म 74 में से अगेन 67 को माइनस करें, यानी आप लिखेंगे 74 माइनस 67। अब देखिए 74 में से जब आप माइनस करेंगे 67, आपको अगेन क्या मिलेगा 7। तो यहाँ पे भी 7 आ गया। अब 74 तक पहुंच चुके, इससे अगली टर्म देखें वो क्या है 81। अब 81 में से पिछली टर्म माइनस करें, तो 81 माइनस 74 अगर आप करेंगे अगेन आपको क्या मिलता है 7। तो जब भी आपको डिफरेंस सेम मिल रहा हो, तो आप देखें यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है सेम, इनको डिफरेंस बोलते हैं। तो जब ये डिफरेंस सेम होता है तो हम यहाँ पे कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेम हो गया तो कॉमन हो गया। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज
7, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 7। और जब भी किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद हो, यानी हर अगली टर्म में से जब है अब आप पिछली टर्म को माइनस कर रहे हो, आपको एक जैसा नंबर मिल रहा हो, कॉमन डिफरेंस आ रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस सबसे आसान सीक्वेंस होते हैं क्योंकि इस कॉमन डिफरेंस की मदद से आप अगली 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। और उसका तरीका क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस आया होता है उसी को हर पिछली टर्म में ऐड करते जाएं, आपको अगली टर्म मिलती जाएगी। अब इसकी वर्किंग भी मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे पहली टर्म 60 थी, आप 60 में 7 ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको 67। देखें अगली टर्म 67 ही है, यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगेन 67 में 7 ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो देखें 67 प्लस 7 कितना होता है 74, तो 74 ही अगली टर्म। अब आप अगेन 74 में 7 ऐड करें तो आपको अगली टर्म 81 मिलनी चाहिए। 74 प्लस 7 81 ही होता है, तो देखिए 81 ही है। और आप अगेन 81 में फिर से 7 ऐड करें तो आपको 88 मिलनी चाहिए। तो देखिए अगली टर्म 88 ही है। तो इसका मतलब आपको पैटर्न मिल गया कि हर टर्म में आपको 7 ऐड करना पड़ रहा है, तो आपको अगली टर्म मिल रही है। अब इस 88 से अगली टर्म चाहिए तो अगेन 7 ही ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, 88 में क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। तो 88 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो आपको 95 मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 95 और यहाँ पे भी लिख देंगे 95, यानी पहली मिसिंग टर्म पता चल गई। अब इस 95 से भी अगली टर्म निकालनी है तो अगेन आपको 7 ऐड करना पड़ेगा। तो आप 95 में अगेन क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। तो 95 में आप 7 ऐड करें तो आपको मिलता है 102, यानी ये अगली टर्म क्या बन गई 102। अब 102 से अगली टर्म चाहिए, अगेन 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 102 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 109। तो यहाँ पे लिख दें 109, ये भी पता चल गई। और लास्ट में जो चौथी टर्म है यानी 109 में उससे आगे निकालने के लिए भी आपको बेसिकली 7 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप 109 में 7 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 116। तो ये आपकी चौथी टर्म भी पता चल गई। तो यही रूल है इसका। रूल क्या है कि आपको हर पिछली टर्म में 7 ऐड करना पड़ता है अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि इसका रूल हमने बताना था। तो इसका रूल क्या है कि ऐड 7 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। और आपने वो 4 टर्म्स जो निकाली हैं वो भी बता देनी है, और नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या निकाली हैं वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे दी नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, वो कौन कौन सी है 95, 102, 109 और 116। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया 116 नीचे मैंने लिख दी थी। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी है, वो है आर 95, 102, 109 और 116। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये सी पार्ट भी हुआ। अब चलते हैं हम डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसकी तमाम टर्म्स को मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इसकी पहली टर्म है 14, उससे नेक्स्ट टर्म है यानी सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 5 और फिफ्थ टर्म 2। और इस फिफ्थ टर्म से अगली 4 टर्म्स चाहिए, यानी आपको 6th टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए और 9th टर्म चाहिए। और इसके आगे मैं कॉमा लगा के डॉट 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 लगा रहा हूँ, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। तो जो टर्म्स चाहिए मैंने उनकी जगह पे लाइन यूज़ करी है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन यूज़ करने का जस्ट मकसद ये है ताकि आपको याद रहे कि ये 4 टर्म्स मिसिंग है। तो अब मैंने सीक्वेंस तो ये लिख लिया। अब मैं आपको बताते आ रहा हूँ पिछले पार्ट से कि आपके पास जितने भी सीक्वेंस आते हैं ज़रूरी नहीं है उस पर एक ही पैटर्न इन्वॉल्व हो, ज़रूरी नहीं है आप कोई एक ही खास स्ट्रेटेजी से हमेशा हर सीक्वेंस का पैटर्न ढूंढ पाएँ और उसकी टर्म्स ढूंढ पाएँ। हर सीक्वेंस डिफरेंट होता है, आपने हर सीक्वेंस को डिफरेंट तरीकों से एनालाइज करना भी है और उस पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके भी देखनी है। हाँ, कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जो जरूर हम अपने डिफरेंस पे अपने सीक्वेंस पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो वर्कआउट कर जाए तो उसी से हमें हेल्प मिल जाती है, अगर वो वर्कआउट ना करें तो हमें फिर डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ सकती है। ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। अब आप इस सीक्वेंस को देख लें। इस सीक्वेंस में आप देखें हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। तो आप नोटिस करें पहली टर्म 14 थी तो 14 कम होकर अगली टर्म क्या बन गई 11। अब 11 से अगली टर्म आप देखें कम होकर 8 से अगली टर्म आप देखें 5 कम हो गई, 5 से भी अगली टर्म देखें 2 कम हो गई। यानी हर अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है। तो इसका मतलब है ये ऐसा सीक्वेंस है जिसको हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में अक्सर औकात किसी खास नंबर को सब्ट्रैक्ट करके या डिवाइड करके पिछली टर्म में से अगली टर्म बनाई जा सकती होती है। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपने एक चीज़ माइंड में सोच लेनी है।
अब दूसरी चीज़ है कि हम पैटर्न कैसे ढूंढें। तो पैटर्न ढूंढने के यहाँ पे दो मेथड अवेलेबल है, मैं दोनों मेथड आपको समझाऊंगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आपकी क्लास में फॉलो हो रहा हो आप फिर उसको पिक कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अदरवाइज इसके दो तरीकों से इसको समझा भी जा सकता है और दो तरीकों से इसके आंसर को कोट भी किया जा सकता है। तो मैं दोनों तरीके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप दोनों तरीकों को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। पहला तरीका तो जरा मैनुअल अप्रोच है। आप देखें कि इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं हर टर्म में 3 का गैप है। अगर आप नोटिस करें 14 में से 3 माइनस किया जाए तो वो 11 बनता है, 11 में से भी 3 माइनस किया जाए तो वो 8 बनता है, 8 में से 3 माइनस किया जाए तो 5 बनता है, 5 में से 3 माइनस किया जाए तो 2 बनता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखें सब में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो आपको अगली टर्म मिलती जाती है। मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, यानी 14 में से आप 3 माइनस करें आपको क्या मिलता है, अगली टर्म 11, 14 माइनस 3 11 होती है। आप 11 में से 3 माइनस करें आपको अगली टर्म क्या मिलती है, वो मिलती है 8। तो देखिए 8 लिखी हुई है। 8 में से आप 3 माइनस करें तो आपको क्या मिलता है, अगली टर्म 5, देखिए लिखी हुई है। और 5 में से आप 3 माइनस करें तो आपको अगली टर्म क्या मिलती है, 2, तो वो भी लिखी हुई है। इसका मतलब आपको एक तरह का पैटर्न तो मिल गया। और पैटर्न क्या मिला कि हर पिछली टर्म में से आपने क्या कर देना है, 3 को माइनस कर देना है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। तो जब हम 2 तक पहुंच चुके हैं तो 2 से अगली टर्म भी तो फिर इसी पैटर्न से निकालेंगे ना, कि 2 में से भी क्या माइनस करेंगे, 3, तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो 2 माइनस 3 क्या होता है, 2 के पीछे प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें 1 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का तो -1। इसका मतलब ये वाली टर्म -1 होनी चाहिए। और इस -1 में से अगेन अगली टर्म चाहिए, इसमें अगेन 3 को सब्ट्रैक्ट करें। तो जब आप -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 + 1 कितना होता है, 4, साइन बड़ी वैल्यू का 3 का उसके पीछे माइनस है तो -4, यानी यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब अगेन आप इस -4 में से फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करना है, 4 + 3 कितना होता है 7, और साइन बड़ी वैल्यू का 4 बड़ी है उसके पीछे माइनस, तो अगली टर्म -7 आ जाएगी। और -7 से भी अगली टर्म चाहिए तो फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 कितना होता है 10, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। इसका मतलब इस सीक्वेंस के अंदर हर पिछली टर्म में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको अगली टर्म मिल रही है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी देखें 3 सब्ट्रैक्ट करने से अगली टर्म मिली, यहाँ पे भी मिली, यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर भी मिली, तो पैटर्न पता चल गया। तो मैंने जो अगली टर्म थी 2 से जो अगली टर्म थी जो कि -1 निकाली हुई है उसको भी 3 सब्ट्रैक्ट करके निकाला, उससे अगली को भी 3 सब्ट्रैक्ट करके निकाला, और सारी इसी तरह से मैंने निकाल ली। तो आपको रूल तो पता चल गया। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से मैन्युअली रूल को पहचान के और उसी रूल को यहाँ पे मेंशन कर दें। तो रूल क्या है कि आपको हर पिछली टर्म में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है अगली टर्म हासिल करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस करना है। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म में से, फ्रॉम ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, ताकि आपको नेक्स्ट टर्म मिल सके। ये तो इसका रूल हो गया जो हमने बताना था। और अगली 4 टर्म्स भी तो बतानी थी जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है, तो हमने ये टर्म्स भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, वो 4 टर्म्स कौन कौन सी है जो अभी निकालनी है, वो है -1 कॉमर्स के साथ लिखेंगे, अगली -4 यहाँ पे लिखी हुई है, उससे अगली -7, उससे अगली -10, और यहाँ पे ये इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी। हमें क्योंकि 4 टर्म्स ही बतानी थी तो 4 टर्म्स मैंने यहाँ पर बता दी, यहाँ पे भी लिख दिए। तो डी पार्ट का एक आंसर तो ये पॉसिबल है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया। तो आप एक तो आंसर इस तरह कोट कर लें। अब मैं आपको दूसरा आंसर भी समझा देता हूँ जो कि पॉसिबल है। अगर आपकी क्लास में ये लिखवाया जाए या ये लिखवाया जाए, दोनों ठीक है, मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक तो आपने ये नोट कर लेना है, आप इस सीक्वेंस को इस पैटर्न से इस तरीके से क्रैक करके और इस तरीके से इसका रूल निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इसका एक दूसरा मेथड भी अवेलेबल है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने दोनों मेथड्स शेयर कर दिए हैं, तो जो बेहतर होगा आप वो फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही मेथड ठीक है। दूसरा मेथड वही है जो मैं पिछले पार्ट्स में भी करवाता आ रहा हूँ कि आप इनका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने का क्या मतलब होता है, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें। जैसे पहली टर्म 14 है, उसकी अगली टर्म क्या है 11, तो आप 11 में से 14 माइनस करें तो आपको क्या आंसर मिलता है -3। अब इसी तरीके से करते जाएं, 11 से अगली टर्म क्या है 8, तो 8 में से पिछली टर्म यानी 11 को माइनस करें, अगेन आपको 8 - 11 कितना मिलता है -3। अब 8 से अगली टर्म क्या 5, तो 5 में से 8 को माइनस करें यानी पिछली टर्म को माइनस करें, तो अगेन आपको मिलता है -3। तो जब भी हर अगली टर्म को पिछली टर्म से आप माइनस करेंगे और आपको एक जैसा नंबर मिले तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था। यानी आप कह सकते हैं कि इन तमाम टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस मौजूद है वो है -3 का। और ये जो जब भी आपके पास किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद होता है, इसका मतलब है वो सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये फायदा होता है कि आप
आप इसी कॉमन डिफरेंस को जब आप ऐड करते जाएंगे तो आपको अगली टर्म्स मिलती जाएंगी। तो जैसे आप देखें पहली टर्म 14 लिखी हुई है, अगर आप 14 में ऐड कर दें किस चीज़ को, -3 को, तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस यानी 14 - 3 हो जाएगा, और 14 - 3 क्या होती है 11। तो देखिए आपको अगली टर्म मिल गई। अब 11 तक पहुंच गए, 11 में अगेन ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस यानी -3, तो 11 वैसे ही प्लस माइनस माइनस यानी 11 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 8। अगेन 8 तक पहुंच गए तो 8 से अगली टर्म निकालने के लिए 8 में भी ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस यानी -3, इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 8 - 3 कितना होता है 5, और 5 से भी अगली टर्म में आप पहुंच गए तो आपको अगली टर्म चाहिए, तो अगली टर्म के लिए 5 में भी ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस यानी -3, तो 5 प्लस माइनस माइनस जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 5 - 3 कितना हो जाता है 2, तो आपको अगली टर्म मिल गई। तो जब 2 तक पहुंच गए तो इससे अगली टर्म निकालने का भी जाहिर बात है सीक्वेंस यही होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 2 में भी ऐड करना पड़ेगा -3, तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 3 कितना होता है -1, क्योंकि 2 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस है यानी माइनस करना है, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -1। तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पे मेथड नंबर 1 से आपको सिखाया हुआ है, यहाँ पे -1 ही बनता था, इस मेथड से भी आंसर वही आ रहा है, -1 ही आ रहा है। अब आप अगेन -1 में ऐड करेंगे अगेन कॉमन डिफरेंस -3 को, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में +1 कर दें 4 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का, उसके पीछे माइनस है, तो देखें अगली टर्म भी सेम मिल रही है -4। अब -4 में भी अगेन यही कॉमन डिफरेंस यानी -3 ऐड करें तो ये हो जाएगा -4, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद प्लस माइनस माइनस होता है, 3 आगे वैसे का वैसे ही, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 3 7, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -7। तो आप देखें अगली टर्म यहाँ पे भी -7 ही लिखी हुई है, और इसी तरीके से अगली टर्म भी निकाल सकते हैं। अगर -7 में भी ऐड कर दें -3, तो आपको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये -7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -7 - 3 कितना होता है -10। तो देखिए आपको अगली टर्म भी क्या मिल रही है -10। तो इसका मतलब है अगर आप डिफरेंस वाली अप्रोच से, जिससे मैंने पहले 3 पार्ट्स करवाए हैं, उससे भी अगर आप ये चीज़ करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस सीक्वेंस के अंदर ये पैटर्न है कि हर पिछली टर्म में अगर -3 ऐड किया जाए तो अगली टर्म मिल जाती है। तो ये इसका रूल है। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि अगर आप ऐड कर दें -3 को ईच टर्म में तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। और नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी है, -1 -4 -7 और -10, जो मैंने ऊपर भी आपको निकालकर पहले भी दिखाई है मेथड नंबर 1 से, इस मेथड से भी निकालकर दिखा दिए हैं। तो इसका मतलब इसके दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। इसका ये मेथड नंबर 2 वाला आंसर भी पॉसिबल हो सकता है और मेथड नंबर 1 वाला आंसर भी पॉसिबल हो सकता है। आप इसको फॉलो कर लें मेरे लिहाज से तो बेहतर है, अगर अदरवाइज अगर आपको ये बेहतर लगे आप ये फॉलो कर लें, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। तो ये मेथड नंबर 1 से आंसर लिखा हुआ है, ये मेथड नंबर 2 से आंसर लिखा हुआ है, दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, जस्ट रूल्स को डिस्क्राइब करने में फर्क आता है, उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि आपका सीक्वेंस इस तरह का है। तो मैंने आपको ये दोनों मेथड इसलिए समझाई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, जो आपकी क्लास में फॉलो हो रहा है आप उसको गेट कर लें और उसी को यहाँ पर नोट डाउन कर लें। तो ये था हमारे पास मेथड नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे ये सारे पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।